1000 से भी ज्यादा देसी गाय। जी हाँ, नमस्कार पशुपालक साथियों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनिमल आवाज यूट्यूब चैनल पर 1000 से भी ज्यादा देसी गायों का डेयरी फार्म। 9 साल पहले सिर्फ 2 गायों से शुरू हुआ असीम सिंह जी रावत द्वारा ये देसी गाय हेता डेयरी फार्म आज यहाँ पर मौजूद है 1000 से भी ज्यादा देसी गाय। इस डेयरी फार्म में है मौजूद साहिवाल, गिर, थारपारकर जैसी देसी नस्ल की भारतीय गायें। तो आइए असीम सिंह जी रावत से ही जानते हैं कैसे उन्होंने सिर्फ 2 गायों से शुरुआत करके इतने बड़े पैमाने पर ये डेयरी फार्म खड़ा किया है। नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। जी मैं बहुत ठीक बढ़िया हूँ और सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मुझे काफी अच्छा लगा आपसे मिलके और आपने जिस तरह से वेलकम किया, काफी अच्छी चाय हमें पिलाई, एकदम जो गाय का दूध था वो तो उसका टेस्ट पीते आ रहा था, तो काफी अच्छा लगा मुझे और थैंक यू सो मच सर। तो सर सवालों का सिलसिला आप शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले सवाल यही है कि मतलब अभी जब हमने देखा इतनी सारे गायों को, तो मैं सबसे पहले आपसे यही सवाल करना चाहूंगा जो हो सकता है हमारी ऑडियंस के लिए बहुत मतलब रोमांचक सवाल होगा, क्योंकि इतनी गायें देखना एक बार में देखना आपके लिए बहुत शॉकिंग हो सकता है। तो सर अभी जो हमारा ये इतना बड़ा फार्म है, इसमें जो देसी गायें हैं वो टोटल कितनी गायें होंगी हमारे पास अभी? तो जो टोटल स्ट्रेंथ है हमारी गायों की वो 1000 से ऊपर है, जिसमें बूढ़ी गाय भी हैं, बछड़े भी हैं, ड्राई काउस भी हैं, मिल्किंग काउस भी हैं, सब मिलाकर 1000 से ऊपर हमारा गौवंश है। 1000 गायें दोस्तों, 1000 गायें इस फार्म के अंदर अभी मौजूद है फिलहाल में। और जैसा कि सर ये पूछ रहा था मैं कि आपने बताया 1000 गायें आपके पास में है, अलग अलग सबके सेक्शंस बने हुए हैं, तो वो किस तरह के सेक्शंस आपने बना रखे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे पशुपालकों को आप बताइए सर। हाँ क्यों नहीं, तो हम लोग बेसिकली गायों को ब्रीड वाइज डिवाइड करते हैं और ब्रीड वाइज में भी जो मिल्किंग है, नॉन मिल्किंग है, वृद्ध गायों का अलग सेक्शन होगा, बछड़ों का अलग सेक्शन होगा जो बड़े हो गए हैं, और बाकी जो बच्चे हैं उनका सेक्शन अलग होगा। तो ये इजी रहता है मैनेजमेंट करना, कोई बीमार है तो उसका सेक्शन अलग होता है, तो ये इस तरीके से बाइफरकेट किया जाता है जी। तो सर जैसा कि मतलब आपने बताया कि प्रेग्नेंट अलग रखते हैं और जो रिसेंटली डिलीवर्ड मतलब ताजा ब्याई हुई गायें हैं वो आप अलग सेक्शन में रखते हैं जी। बूढ़ी गायें जो मतलब अभी दूध देना बंद कर दिया या फिर कुछ उनमें हो सकता है वो बीमार हो गई हों क्योंकि उनकी एज हो चुकी है जी जी जी, इस कंडीशन में आप अलग अलग रखते हैं, इसका क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण है कि आप इन सबको अलग अलग डिवाइड करके रखते हैं, एक जगह नहीं रखते? नहीं, तो बेसिकली है तो एक ही फार्म, लेकिन अगर आप उसे सेग्रीगेट नहीं करेंगे जी तो उसका प्रबंधन मुश्किल हो जाएगा ना। प्रबंधन जैसे बछड़ा है वो क्रॉस करने लगेगा जी, ठीक है, तो आप फिर ब्रीड मिक्स कर देंगे। और ये एक चीज बड़ी ध्यान रखने की है कि आप जो ब्रीड्स हैं उनको मिक्स करके कुछ नई ऐसी चीज ना बना दें जिसकी कोई जरूरत नहीं है। ये हजारों सालों से हैं, साहिवाल हजारों सालों से है, गिर हजारों सालों से है, ऐसे थारपारकर है, कांकरेज है, ओंगोल है, हिमालयन बद्री है, तो इनकी ब्यूटी उसी में है जब ये प्योर ब्रीड्स रहे और इसी पे शोध करते रहिए, इनको बेहतर करते रहिए, ठीक है। और प्रबंधन के लिए जरूरी है कि वो सेग्रीगेशन हो, जैसे मैंने आपसे कहा बीमार है तो उसको एक जगह ट्रीटमेंट चाहिए, क्योंकि वो अगर दूसरी गायों में जाएंगी टक्कर लग जाएगी, गिर जाएगी, चोट लग जाएगी, तो ये इस चीज के लिए। तो देखिए यही चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, हमारे जो छोटे किसान हैं या फिर जो अपना एक उद्यम स्टार्ट करना चाहते हैं पशुपालकों को लेकर, इनका सेग्रीगेशन मतलब इनको अलग अलग क्यों रखा जाता है, इसका मुख्य कारण यही है कि जैसा सर ने बताया कि इसका जो ब्रीड है वो मिक्स ना हो जाए। इसके अलावा मान लीजिए अगर कोई बीमार गाय है, वो जो ताजा ब्याई हुई गायें हैं उनमें अगर उनको सम्मिलित किया जाएगा तो हो सकता है जो बीमारी है वो ट्रांसफर हो जाए। तो इन चीजों से, और ये चीजें बहुत जरूरी है इस उद्यम में, इस पशुपालन के क्षेत्र में। तो ऐसी ही और जानकारी हम सर से भी जानते रहेंगे और आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो सर जैसा कि आपने बताया कि इन सब ब्रीड्स को हम अलग अलग रखते हैं जी, तो इसके अलावा मान लीजिए कि अब जैसे गायें बीमार हो जाती हैं, ताजा ब्याई हुई गायें भी जाहिर सी बात है बीमार होती हैं, और बूढ़ी का तो मान सकते हैं कि वो बीमार होंगी ही होंगी जी, और प्रेग्नेंट काउज भी बीमार होती हैं। तो क्या मतलब जैसे ताजा ब्याई ही बीमार और प्रेग्नेंट, समय समय पर जो बीमारियां होती है वो सब में एक ही होती है या फिर अलग अलग प्रकार से बीमारियां होती है? सीजन वाइज में अगर पूछूं तो आपसे। देखिए देसी गायों में, मैं देसी गायों की बात कर रहा हूँ जी, तो ये जो इंडिजिनस ब्रीड्स होती हैं थोड़ी रोबस्ट होती हैं, तो जो डिजीज जनरली देखी जा गई है वो ये होती है कि ब्रुसेला आपको
आपको हो गया जो है, अगर वो ब्रीड कहीं से आप लेकर आए हैं और टेस्टिंग नहीं कराई है, तो वो एक ऐसी बीमारी है कि उसके लिए आप पहले से ही टीका आजकल आने लगा है, टीका कराइए अपनी बच्चियों का, नहीं तो फिर वो आपको दूर रखनी पड़ेगी, वो फैल जाएगी बीमारी। थनैला रोग जो मिल्किंग काउज है, उसमें अगर सफाई नहीं है, तन में चोट लग गई है, वो एक ऐसी चीज है जो जिससे बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इमीडिएट दूध पर इफेक्ट करती है, ठीक है, गाय के, और उसके अडर भी खराब हो सकता है अगर ज्यादा हुआ तो ये है। फिर बुखार कम होता है, रेयर होता है कि बुखार हो गया, तो उसके लिए देसी दवाइयां रखते हैं, हल्दी है, तेल है, ये सब चीजें देते हैं जिससे वो सही हो जाए। पेट खराब है तो हम छाछ दे देते हैं उसको, उसी गाय की, तो वो उससे जल्दी रिकवर करती है, उसकी गट अच्छी हो जाती है। तो बहुत कुछ हम खुद ट्रीट कर लेते हैं, पर लेकिन जैसे मैंने आपकी दो चीजें बताई, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनपे शायद आयुर्वेद में उतना जो भी शोध हुआ वो जानकारी नहीं हुई, और कुछ बीमारी रिसेंट जो पहले नहीं होती थी, ठीक है, तो नई HF जर्सी जब आई, बाहर से एनिमल्स आए, तो उनके साथ कुछ डिजीजेस चली आई जो हमारी हर्ड्स में पहले नहीं होती थी, तो ये इसलिए ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। और कोशिश हम ये करते हैं कि हम आयुर्वेदा मेथड इस्तेमाल करें ट्रीटमेंट के लिए, फिर होम्योपैथी, और अगर इन दोनों से नहीं होता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर हम एलोपैथी देखते हैं कि कम से कम जो गाय है हमारी वो सफर ना करे। बिल्कुल। तो जैसा कि किसान भाइयों आपने देखा, अभी सर ने जो बताया है वो चीजें जो हमारे पुराने पारंपरिक तरीके हैं, उनसे उपचार के जो तरीके हैं पारंपरिक तरीकों से ही इन गायों का उपचार किया जाता है। अलबत्ता अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश उनका पारंपरिक तरीकों से उपचार नहीं हो पाता है, तो फिर वो जो हमारे जो विदेशी दवाइयां हो गई या फिर जो गोलियां हैं उनका उपयोग किया जाता है, ताकि उस गाय को या उस पशु को ठीक किया जा सके। सही जी, जैसा कि सर ने बताया, देसी काउज जो हैं, देसी गायें जो हैं, उनका अलग अलग सेक्शन इस डेयरी फार्म में बना रखा है। और मेरे पीछे आप जो अभी देख रहे हैं वो सारे नंदी गाय हैं, नंदी बैल हैं। तो और अधिक जानकारी जो है हमारे सर, हम असीम जी सर बताएंगे हमें इन सभी पशुओं के बारे में। तो ये जो सेक्शन है ये नंदियों का सेक्शन है, और नंदी एक ऐसा शब्द है जो सुनकर लोगों की थोड़ा सा जो है ना, उनको तबीयत उनकी खराब होने लगती है कि इसमें तो चारे का वेस्ट होगा, क्या करेंगे हम इनका। तो आपके सामने देखिए ये नंदी है, इसमें कुछ बूढ़े भी हैं, कुछ बीमार भी हैं, कुछ हष्ट-पुष्ट भी हैं, सभी तरह के हैं। और ये हमारे पार्ट का, एक हमारी संस्था का जो इकोसिस्टम है उसका एक भाग है, इंपॉर्टेंट भाग है, ठीक है। ये थे तो इनकी मदर ने दूध दिया, ठीक है, और इनका अपना लाभ है, ठीक है। कुछ बैल बन जाते हैं, कुछ ब्रीडिंग के काम आते हैं, और नहीं तो सिर्फ कुछ रहते हैं उनके गोबर गौमूत्र से हम खेती करते हैं। तो हमारे लिए ये बोझ नहीं है, हम अपनी संस्था हेता इस तरीके से चलाते हैं कि जो भी यहाँ पैदा होता है वो अंत तक रहे, और इस फिलॉसफी को हम जीते हैं। जैसे आप इस सेक्शन में देख रहे हैं कि अभी नंदी सब खुले हुए हैं, कोई भी एग्रेसिव नहीं है, नहीं तो आपको वीडियोस बहुत से गलत भी दिखेंगे कि कोई नंदी बड़ा एग्रेसिव था, उसने उठा के किसी को फेंक दिया, कुछ हुआ, और शायद उसके जीवन में ऐसा कुछ रहा होगा, उसकी कुछ अपनी स्मृतियां रही होंगी खराब जिसकी वजह से उसने ऐसा किया होगा। लेकिन मोस्टली नंदी बहुत ही डोसाइल होते हैं। देखिए कितने आराम से खड़े हुए हैं, पीछे खड़े हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये फोटो ही खिंचाने आए हुए हैं, ठीक है। तो यही है बस एक छोटा सा नंदियों की दुनिया। और आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन में जी। तो ये मिल्किंग सेक्शन है हमारा। अब आप जैसे देख सकते हैं इसमें 2-3 चीजें ध्यान से देखिए आप, इसमें साहिवाल गायें हैं, गिर गायें हैं, थारपारकर हैं, और बच्चे आप देखेंगे तो मोस्टली बहुत हष्ट-पुष्ट बच्चे दिखेंगे, तो बहुत छोटे भी हैं जो 1-2 दिन पुराने हैं, और कुछ बड़े भी हैं, और कुछ 6-6 महीने वाले भी हैं, ठीक है। तो गाय जब दूध देती है तो एक साइकिल है ऐसी कि उसका बच्चा हुआ, उसने दूध देना शुरू किया, और हम दोहन की परंपराओं को फॉलो करते हैं, और इसी को हम एथिकल मिल्किंग कहते हैं कि जो दो थनों से आपने दूध लिया, और जो 2 थन है वो आपने उसके बच्चे के लिए छोड़े, तो तभी उसे दोहन कहा जाता है। और जब तक ये परंपराएं भारत में थी तब तक एथिकल मिल्किंग होती रही, किसान भी खुश था, फसलें भी अच्छी होती थी, ऑर्गेनिक थी, और कैंसर नाम की जो बीमारी है बहुत कम सुनाई देती थी, होती भी नहीं थी। लेकिन जब से हमने उसका हिस्सा लिया है बच्चे का, और ये लालच किया कि सब कुछ हमारा हो, तो ना प्रजननी रही गायों की, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस जो है प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल होने लगे, और बहुत सारी और दवाइयां आ गई जिनका कहीं ना कहीं इफेक्ट फूड चेन पर हुआ, और उसके असर हम देखते हैं कि कैंसर ट्रेन चलती है बहुत जगह से। सर ने जानकारी दी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली है।
तो असीम सर ये बताइए कि जैसे जो शेड आपने बनाया हुआ है उसकी जो क्या पैरामीटर्स हैं, किस तरह से आपने बनाया है, इसके अलावा दूहन के समय कौन कौन से जो तकनीकी उपकरण हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं जिनसे गायों को सहूलियत हो और उनको कोई नुकसान भी ना पहुंचे, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो ये जो शेड है हमारा, ये ऊंचा बना है जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 20 से 25 फीट की इसकी हाइट है, और हाइट होने से फायदा ये मिलता है आपको कि इसमें गर्मी कम रहती है। जो गौवंश एक साथ खड़ा होता है तो वो हीट एमिट करता है, ठीक है। और ज्यादा गर्मी होगी तो गाय थोड़ी अनईजी हो जाएगी। इसमें सिर्फ एक पंखा लगा है, वो भी मनुष्य के लिए, जो बैठा हुआ है वो मिल्किंग रिकॉर्ड लिख रहा है, बाकी गायों के लिए कुछ भी नहीं है। तो देसी गायों में एक लाभ ये आपको मिलता है कि चाहे वो सर्दी हो, आजकल बरसात का सीजन है जब आप आए हैं, गर्मी हो, तो 50 डिग्री तक भी टेम्परेचर सहती है गाय, और 0 डिग्री भी यहाँ हो जाता है, और बीच में बारिश भी होती है, उमस भी होती है। सभी टेम्परेचर्स में ये अपने को अच्छे से रख पाती हैं। इनको किसी फॉगर की या पंखे की, इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है जो हमें, जो शंकर नस्ल की गाय होती है, विदेशी नस्ल की गाय होती है, उसमें हमें देनी पड़ती है। और भैंस को भी जरूरत पड़ती है, अगर बहुत ज्यादा ही उसको कीचड़ चाहिए, पानी चाहिए लेटने के लिए, ये देसी गाय के साथ नहीं होता है ऐसा। इसके अलावा जो पारंपरिक तरीके से जो गायों का दूहन होता है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ। और देखिए, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ किस तरीके से यहाँ पे गायों का पारंपरिक दूहन किया जाता है। किसी भी प्रकार की कोई मशीनरी, किसी भी तकनीकी उपकरण का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं हो रहा है, हाथों से यहाँ पे गाय का दूहन हो रहा है। इससे गाय को किसी प्रकार का कोई कष्ट पीड़ा नहीं होती है। यहाँ पे हर गाय की जो है मिल्क रिकॉर्डिंग होती है यहाँ पे, किस गाय ने कितना काम किया। अब हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम मूव करते हैं, चारा सेक्शन। हाँ, जो पशुओं के लिए जो चारा है वो यहाँ पे रखा जाता है, गन्ना जो है पशुओं को दिया जाता है। ये पशुओं का अलग सेक्शन है जिसके बारे में सर अभी में बताएंगे। तो ये पीछे अब आप बच्चे देख रहे हैं बड़े बड़े, ये भी दूध पीते हैं। कोई 5 महीने का है, कोई 6 महीने का है, और इनका स्वास्थ्य आपको बता सकता है। ये थोड़े उदड्डी है, मतलब तो इसलिए अंदर नहीं थे, ये बाहर हैं। मिल्किंग टाइम में एक एक करके जाएंगे, गेट से वेट कर रहे हैं अपनी अपनी टर्न का। लेफ्ट हैंड साइड में आपकी ये चारा सेक्शन है। तो सीजनल फॉडर खिलाने की कोशिश करते हैं ताजा। तो ये पूरा गन्ना है, हाफ गन्ना नहीं, पूरा गन्ना है। ये जो जड़ से लेकर ऊपर तक होता है, ये जरूरी है। तो इसमें सुक्रोस है, फ्रुक्टोस है, ये सब चीजें मिलती हैं। और इसमें आपके जो रेशे हैं, ये सब है। एक हरा पार्ट भी होता है इसका, बिल्कुल। ज्वार है, मक्का है, सीजन वाइज, ठीक है। गाजर है, चुकंदर है, शलजम है। अगर सर्दियां होंगी तो ये सब चलना शुरू हो जाएगा। तो जितना भी आप हरा चारा अच्छे से मिक्स करके देंगे तो आपकी गाय स्वस्थ रहेंगी, अच्छा दूध बनाएंगी नेचुरली, और आपको उतने ही आर्टिफिशियल फीड्स जो है सप्लीमेंट्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जैसे चारे की अगर हम बात करें सर, तो यहाँ पे ब्याई हुई प्रेग्नेंट गायें हैं, इनकी चारे की क्या क्वांटिटी रहती है, क्या मात्रा रहती है जिसके हिसाब से आप इनको चारा खिलाते हैं? तो हेता में एक नियम ये है कि हम फॉडर जो है एक ही तरह का रखते हैं, और वो जितना खाना चाहेगी, देसी गाय ओवर ईटिंग नहीं करती है। तो आप ऐसा नहीं देखेंगे कोई भी, जो अक्सर हमें भैंस में या जब में देखने को मिलता है, तो ये इसमें दिमाग होता है, वो उतना ही खाएगी जितना उसकी क्षमता है, क्षमता के अनुसार। और जो गाय प्रेग्नेंट है उनको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ध्यान रख लेते हैं, या जो मिल्किंग काउज है उनको थोड़ा सा और चूरी डाली जा सकती है जब वो बन जाती है दूध के समय, तो वो सब हो जाता है। लेकिन मोटा मोटा जो चारा है 95% वो कॉमन होता है अक्रॉस ड्राई काउज, बुल्स भी इवन सेम ही चारा सब में जाता है। जी किसान भाइयों और बहनों, पशुपालन क्षेत्र में अपनी उन्नति को मजबूत बनाएं। एनिमल आवाज के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।